2025 भारतीय आईटी इंडस्ट्री के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। अगले साल आईटी सेक्टर में नौकरियों में 20% की बढ़त का अनुमान है। खास बात यह है कि जनरेटिव एआई इंडस्ट्री में सबसे आगे रहने वाली है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं और अभी लेटेस्ट एक और भी रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इस क्षेत्र में न सिर्फ सबसे ज्यादा नौकरियां निकलेंगी बल्कि ये सबसे ऊंची सैलरी देने वाली इंडस्ट्री भी, सेक्टर भी साबित होगा। ओवरऑल सिर्फ आईटी नहीं, ओवरऑल 2025 आपकी जॉब के लिए, आपकी सैलरीज के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए किस तरह का साल होने वाला है, आज करेंगे हम इसी पर खास मेहमानों के साथ चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। देखिए ये रिपोर्ट, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। भारत का आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर न सिर्फ नए रिकॉर्ड बना रहा है बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को भी नई उड़ान दे रहा है। फर्स्ट मेरिडियन बिजनेस सर्विसेज की एक रिपोर्ट बताती है कि 2025 तक भारत का आईटी सेक्टर देश की जीडीपी में 10% योगदान देगा। यही नहीं, लाखों नौकरियां भी पैदा करेगा। फर्स्ट मेरिडियन बिजनेस सर्विसेज की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में इंजीनियरिंग टेक रोल्स में 20% की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही जेनरेटिव एआई इंडस्ट्री 2028 तक 10 लाख नई नौकरियां पैदा करेगी। ये बदलाव भारत के आईटी सेक्टर को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी की। जेनरेटिव एआई से जुड़े पोजीशन पर जैसे जेनरेटिव एआई इंजीनियर, एल्गोरिदम इंजीनियर और एआई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट सैलरी में 25 से 30% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये भारत में तकनीकी पेशेवरों के लिए बेहतरीन मौका है। जहां तक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज की बात है, इन्होंने 2018-19 से 2023-24 के बीच 6 लाख नौकरियां दी हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक ये संख्या बढ़कर 25 से 28 लाख तक पहुंच सकती है। अब सवाल ये है कि कौन सी स्किल्स इन तकनीकी नौकरियों की रीढ़ बनेगी, तो इसे भी जान लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी टॉप 5 स्किल्स होंगी। कंपनियां भी अपने अपस्किलिंग बजट में 15 से 20% की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही हैं। एक और तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है गिग इकोनॉमी। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक ये सेक्टर 3 गुना बढ़ेगा और 2030 तक 2.4 करोड़ लोगों को रोजगार देगा। इसमें एआई इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की सबसे ज्यादा मांग होगी। दिलचस्प बात यह है कि अब ये ग्रोथ सिर्फ मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं है। टियर 2 और 3 शहरों जैसे जयपुर, इंदौर और कोयम्बटूर में 2025 तक हायरिंग में 35% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे छोटे शहरों में भी तकनीकी प्रतिभा को बड़े अवसर मिलेंगे। एम्स दिल्ली ने डिजिटल हेल्थ केयर में बड़े निवेश की घोषणा की है। डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास के मुताबिक एम्स 300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रहा है। इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हेल्थ केयर को और सटीक बनाया जाएगा। यानी भारत का आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर सफलता की नई कहानी गढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नए साल में भारत का आईटी सेक्टर दुनिया के मंच पर और मजबूती से उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, मेरे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर गणेश नटराजन सर का, जो कि फाउंडर हैं 5F वर्ड और साथ ही साथ चेयरमैन हैं हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नटराजन सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ एक और खास मेहमान रजनीत सिंह सर, जो कि सीईओ हैं सिंपली ग्रुप के। बहुत बहुत स्वागत है सिंह सर आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर नटराजन, चर्चा की शुरुआत आपसे। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। इनफैक्ट अगर मैं एक पर्टिकुलर CIEL HR रिपोर्ट्स की भी अगर मैं बात करूं तो उसमें 10% वर्कफोर्स एक्सपेंशन की बात की गई है और फोकस जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे रहेगा। अब एक इसमें बार बार चिंता ये आती है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, क्या हमारे पास उस अनुपात में तैयार रेडी वर्कफोर्स है या नहीं है। बट मैं उस पर आऊँगा, लेकिन फिलहाल आपको आउटलुक 2025 का क्या नज़र आ रहा है सर? आउटलुक तो देखिए अच्छा ही है, जैसे आपके रिपोर्ट में काफी पॉजिटिव रिपोर्ट किया है आपने। मगर आप इसको अब 3 हिस्से में बांट सकते हैं। एक तो डोमेस्टिक डिमांड, वो जो आप कह रहे थे कि आर वी रेडी फॉर एआई और ऑटोमेशन और नए टेक्नोलॉजीज,
उस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि काफी जो हमारे यूजर कंपनीज हैं इंडिया में, वो अभी फिलहाल उन्होंने एआई का पूरा पावर एक्सप्लॉइट नहीं किया है, तो वो थोड़ा मेरे ख्याल से डिम्यूटेड ही रहेगा। सबसे बड़ा डिमांड होगा जीसीसीज में, जैसे आपने कहा था कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, तो वहां पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए, वो तो यहाँ से वो अगर अगर वो फुलफिल कर सकते हैं, तो काफी मेरे ख्याल से 15-20% का जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है उसमें। और तीसरा जो है वो हमारे आईटी सर्विसेज कंपनीज, जो खास करके अमेरिका और यूरोप को सर्विस करती हैं, उसमें आपको वातावरण देखना पड़ेगा, क्योंकि जो डिमांड एनवायरनमेंट या डिमांड का माहौल है, उसका कोई अभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने फिलहाल देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क जैसे लोगों ने इमिग्रेशन पे काफी चर्चा की है। तो अगर ऐसा हुआ कि कॉस्ट बहुत बढ़ गए हैं, कि इंडिया से लोगों को जाने के लिए मुश्किल होगा, तो वो गिग इकोनॉमी के लिए फायदा हो सकता है, मगर हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है वो कम ही रहेगा। तो सब मिला के अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जॉब्स का तो डेफिनेटली इंक्रीज होगा, और वो भी जैसे आपने कहा था कि खासकर नए टेक्नोलॉजीज में। मगर ये देखना पड़ेगा कि जो कोई कोई व्यक्ति अगर वो एआई स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, जैसे आपने रोल्स कहा, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो उसके लिए उनका ट्रेनिंग सही है कि नहीं, और किस तरह से उनका जो जो हम हमारी कंपनी जीटीडी डेटा सॉल्यूशंस में हमने एक ड्यूअल इंटेलिजेंस का नाम दिया है, मतलब कि ना सिर्फ आप एआई को पूरी तरह से समझे, पर आपका खुद का इंटेलिजेंस भी बढ़ाएं और खुद का स्किल बनाएं कि किस तरह से एआई के साथ काम कर सकते हैं। और इसमें मेरे ख्याल से 6-8 महीना तो लगेंगे, मगर फ्यूचर आउटलुक डेफिनेटली 2-3 साल में बहुत पॉजिटिव है। अगले साल में 10% 15% ग्रोथ होगा कि नहीं, वो देखने की चीज। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, ड्यूअल इंटेलिजेंस। आई थिंक ये हैशटैग है, ये मुझे लगता है कि इस पे ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि जब से एआई आया है, लोगों को लग रहा है अब एआई आ गया, अब सारा काम तो आसान हो गया। अब इनफैक्ट एआई के आने से जो 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 स्यूडो इंटेलिजेंस है और जो एक्चुअल इंटेलिजेंस है, उसकी भी पोल खुल रही है कि आपके पास एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन अब काम आ गया, लेकिन एआई का आप शार्पली इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए आपको ड्यूअल इंटेलिजेंस भी चाहिए। ऐसी चीज आपके हाथ में जो इंटेलिजेंट है उसको वही हैंडल कर पाएगा, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर या शायद एक कदम उससे आगे चलना पड़ेगा आपको, जिसके अंदर खुद की नेचुरल इंटेलिजेंस होगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपने कॉइन किया है सर। मैं चलूंगा रजनीश सिंह सर के पास। सर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसा मैं कह रहा था उस पर फोकस है, और अगर मैं CIEL HR रिपोर्ट देखूं तो इसमें ये कह रहे हैं कि साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गोज विदाउट सेइंग, इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, एज कंप्यूटिंग, क्वांटम एप्लीकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस। अब ये हम सुनते आ रहे हैं कि साहब इनका फ्यूचर होने वाला है, बट अगेन माय सेम क्वेश्चन सर, आप लोगों के पास जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं या जो फीडबैक्स आ रहे हैं, क्या हम इन सारे रोल्स के लिए रेडी हैं वर्कफोर्स के साथ, या अभी थोड़ा सा काम करना बाकी है? सर रजनीश सर। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और रेडीनेस के जहाँ तक का बात करेंगे तो हमें मल्टी लेवल पे हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और जैसा एक टाइम फ्रेम गणेश सर ने भी बोला कि 6 से 8 महीने हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस तरह से 2025 एक्चुअली निखर के आता है। जब मैं बोल रहा हूँ डिफरेंट लेवल्स पे, लेयर्स पे, तो आप इंस्टीट्यूट को ले लें, चाहे वो IITs हैं, चाहे वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ पे किस तरह की सिलेबस में कितनी पेस रखी जा रही है, अलाइन करते हुए जिस तरह से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और जिस तरह की जॉब डिमांड्स आ रही हैं, तो हमें अगर कैंपस हायरिंग को अच्छा बनाना है, जहाँ पर कि कंपनीज जो चाह रही हैं इन सब क्षेत्र में काफ़ी कुछ ग्रोथ करने का, तो उनको बना बनाया टैलेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। सो एक तो वो चीज़ हो गया। दूसरा जो मैं रिपोर्ट में भी बड़ा अच्छा चीज़ मैं देख रहा था कि अपस्किलिंग, और ये अपस्किलिंग जो चीज़ है वो कंपनीज के लेवल पे करना होगा। यानी कि जो आपके अभी एग्जिस्टिंग लोग हैं उन पे आप कितना रीट्रेनिंग का आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, ताकि आपकी डिपेंडेंसी बाहर के टैलेंट पे उतना ना हो, कैंपस पे उतना ना हो। अगर हम एग्जिस्टिंग टैलेंट को ही अपग्रेड कर दें, अपस्किल कर दें, तो उससे बढ़िया चीज हो नहीं सकती है। तीसरी आई थिंक मेरे को ये भी है कि जो एम्प्लॉय भी है उस लेवल पे भी आज की तारीख में इतने सेल्फ लर्निंग कोर्सेज का दौर है,
इतनी एक्सेस है कोर्सेज को अपने आप को अपग्रेड करने का, अपस्किल करने का, तो अगर वो क्रॉस स्किलिंग अपने आप को करना, अगर मैं कोई किसी और क्षेत्र में अब तक नौकरी कर रहा था बट मुझे ये बड़े इंटरेस्टिंग एरियाज लग रहे हैं, क्या मैं कोई ऐसा कोर्स कर सकूं और इस जॉब मार्केट में आ सकूं, तो मेरे को लगता है कि ये तीनों कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स को एक इस पे रोल अदा करना पड़ेगा। कंपनीज को अपने इन्वेस्टमेंट्स देखने होंगे अपस्किल करने का, और अंततः इंडिविजुअल्स को भी, एम्प्लॉयज को भी अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं अपने आप को फ्यूचर के लिए किस तरह तैयार कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली सर, ये जो स्किल मिसमैच है जो आपने हाईलाइट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस पे अरसे से चर्चा करते आ रहे हैं और इसमें मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इसमें अब जाहिर सी बात है, ग्रेजुएट्स इतने एक्सपोज नहीं है लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड से और इसीलिए वो आगे चल के जॉब मार्केट में लेस कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इंडिविजुअल बच्चा जिम्मेदार है? इंस्टीट्यूशंस की क्या भागीदारी हो? जैसे सर ने कहा कि एक इन्वेस्टमेंट आना चाहिए उस तरफ से। और तीसरा इसमें जो पिलर आता है वो इंडस्ट्री का आता है कि क्या वो उतना पर्याप्त इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकता हूँ, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और 2025 में टटोलने की कोशिश करेंगे। आपके लिए मौके कहाँ हैं? हाई डिमांडिंग जॉब्स, टोटल एक्सपेंशन तो हम देख रहे हैं कि कंपनीज जो हैं, खासतौर से आईटी कंपनीज रेडी हैं फ्रेश हायरिंग के लिए, नई हायरिंग के लिए और एक्सपेंशन के लिए। आपके लिए या आपके बच्चे के लिए इसमें कहाँ रोल फिट बैठ रहा है? करेंगे इसकी तैयारी एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो 2025 में हम आपको विश कर रहे हैं हैप्पी बम्पर सैलरी, बट उसके लिए करना क्या है, कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से हवाले से हम इस पर आज चर्चा करें। डॉक्टर नटराजन, अभी भी सारे आउटलुक आपने भी पॉजिटिव दिए हैं, रजनीश सर ने भी पॉजिटिव दिए हैं, रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आउटलुक दे रही हैं, बट इसमें एक आम बच्चा, खासतौर से वो बच्चा जो बड़े शहरों का नहीं है, उनके लिए क्या है? क्योंकि जियोग्राफिकल डिस्पैरिटीज़ अभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खासतौर से आईटी में वो सारी कॉन्सेंट्रेटेड हैं मेजर सिटीज़, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई। और जो हमारे छोटे शहरों के लोग हैं वो कई बार ये सोचते हैं कि हम शायद उतना एक्सपोजर नहीं है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो उनको 2025 की नई हायरिंग में, फ्रेश हायरिंग में जोड़ने के लिए क्या किया जाए? देखिए, इसका यहाँ काफी इक्वलाइज हो गया है। आपको ये अगर लगेगा कि बैंगलोर या पुणे या मुंबई में उनका अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, वो सही नहीं है, क्योंकि कुछ आईआईटीज या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को छोड़ के ऐसा कोई जगह नहीं है इंडिया में जहाँ अच्छी तरह से डेटा साइंस पढ़ाई जाती है। मगर जो लोग करियर बनाना चाहते हैं उनको ये सोच के चलना चाहिए कि बेसिक लेवल पे डेटा मैनेजमेंट सीख सकते हैं, एनालिटिक्स सीख सकते हैं, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग सीखते हैं। मगर पूरा अगर डेटा साइंटिस्ट बनना चाहेंगे तो सिर्फ लेबल से काम नहीं चलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे दामाद है, मेरे सन इन लॉ, उन्होंने पीएचडी की थी कैम्ब्रिज से, उसके बाद काम किया था सर्न में जहाँ हिग्स बोसॉन एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके बाद मैकेंजी में काम करके आज बहुत बड़े डेटा साइंटिस्ट हैं अमेरिका में। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग उन्हें मिला वो इंडिया में बहुत दूर है। और मेरे ख्याल से जो आपको ये चूज करना चाहिए कि मैं किस एरिया में जाऊं। जैसे मिसाल के तौर पे हमें हनीवेल कंपनी, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, हनीवेल ऑटोमेशन, वहाँ हम इंटेलिजेंट ऑटोमेशन पे काफी डिस्कस कर रहे हैं। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस में हमने एजेंट एक्स करके एक इन्वेंशन बनाई है, जिसमें से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सपोर्ट जो भी कस्टमर्स का, वो सब एआई के जरिए हो सकता है। तो ऐसे अगर लोग एप्लीकेशन को देख के, मैन्युफैक्चरिंग में हो या बीपीओ में हो या आईटी में हो, अगर अपना करियर बनाएं तो खुद ब खुद वो सीखेंगे आगे जाते हुए। ये कभी नहीं सोचें कि एजुकेशन नहीं है, मेरे पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको डेटा साइंटिस्ट बना देगा। कुछ ट्रेनिंग, कुछ तजुर्बा और कुछ आपके खुद के सीखने की काबिलियत से ही आप अच्छे स्थिति पे पहुंच सकते हैं। ये इंडस्ट्री। वेरी वेल सेड सर, थैंक्स फॉर दिस वेरी गुड इनपुट, वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट। क्योंकि भ्रांति यही रहती है कि साहब कौन सा हम कोर्स कर लें कि हम डेटा साइंटिस्ट बन जाएं। अब आपने कहा कि उसमें आपको तीनों का मिक्स करना पड़ेगा, अपने करिकुलम का, थोड़ा सा एक्सपोजर का और थोड़ा बाकी चीज़ों का भी। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, आदित्य मिश्रा, डायरेक्टर हैं एंड सीईओ हैं CIEL HR के, जिनकी रिपोर्ट पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्विकली सर, जो बच्चे आपकी रिपोर्ट देखने के बाद बड़े आश्वस्त हो गए हैं
कि साहब 25 में तो नौकरी लगी जाएगी या सैलरी अच्छी खासी आ रही है, और आपने कुछ की एरियाज आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर ये भी बताए हैं। क्या आपके नज़र में उनके लिए आप क्या कहेंगे, अगर उनको इस एक्सपेंशन ट्रैजेक्टरी में पार्टिसिपेट करना है तो उनको क्या करना होगा सर? जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके बारे में तो उनका कुछ एक्सपर्टीज बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हो गया क्लाउड साइंस, हो गया क्लाउड टेक्नोलॉजी, हो गया डेटा साइंसेस हो गए। ये सब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये आईटी इंडस्ट्री और हमारे जो सब एंड यूज इंडस्ट्री जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, सब जगह में आजकल जो नए टेक्नोलॉजीज जो लोग जानते हैं, तो उनका डिमांड काफी अच्छा है, काफी हाई रह चुका है। क्योंकि ये 2024 में पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेन एआई टूल्स के बारे में इतना है और वो टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ा है, एडवांसमेंट काफी सारा हुआ है। तो वो एक एरिया है जो इंडस्ट्री इन उसके ऊपर काफी फोकस कर रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि ओनली आईटी कंपनीज या जीसीसी ऐसा टैलेंट ढूंढ रहा है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, जैसे मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, सब कंपनी में अपना ट्रेडिशनल बिजनेस प्रोसेस को वो लोग चेंज कर रहे हैं। तो कैसे एआई उधर डिप्लॉय करके, इम्प्लीमेंट करके थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ाएं, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसे इंक्रीज करे। जो हमारा टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं, जो सबके पास एक ऐप है, वो ऐप में कैसे एआई का टेक्नोलॉजी, ये सब अभी एक 2025 में इसका ज्यादातर प्रयोग हम देखेंगे। राइट तो सर। उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी जो नए टीचर्स जो आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट्स, तो उनके लिए ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ऑल राइट सर, बिल्कुल सर। और ऑन दैट नोट रजनीश सर आपके पास आऊँगा, और ये आपके साथ मैं हमेशा इस सवाल को डिस्कस करता हूँ, और आपके साथ इसलिए करता हूँ बिकॉज यू कीप ऑन टॉकिंग टू इंडस्ट्री, एकेडमिया, इस बारे में भी तो मैं आपसे इसके अपडेट ज़रूर लेते रहता हूँ। जैसा अभी मिश्रा जी ने भी बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ फोकस हैं, और सर ने भी बताया कि एक बच्चे को क्या करना होगा। बट अभी भी एक बड़ा जो काम है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस को करना बाकी है, और अक्सर वहाँ से शिकायतें बच्चों को ये मिलती हैं कि साहब हमारा तो करिकुलम ही आउटडेटेड है, या उनका फोकस शायद उतना नहीं है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन पर जितना होना चाहिए। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आज मैंने कोर्स रिवाइज किया और ये ट्रेंड्स इतने जल्दी बदल रहे हैं, डिसरप्शन इतना फास्ट है कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में पता चला कि वो थ्योरी जो है उतनी शायद रेलेवेंट रहेगी नहीं रहेगी। तो एकेडमिक्स में कितना काम हो रहा है, क्या इंस्टीट्यूशन सीरियस हो रहे हैं सर इस बारे में? देखिए, अगर आप मेरे से पूछेंगे एक परसेंट भी डालने के लिए, तो बहुत ही छोटा परसेंटेज एक आएगा जहां पर कि बहुत ही एक सीरियस वर्क हो रहा होगा करिकुलम में, और दूसरा उतनी रफ्तार से चेंजेस को अडाप्ट कर रही होंगी इंस्टीट्यूशंस। जो कि मैं आपके पिछले 2-3 प्रोग्राम पहले भी बोला था कि करिकुलम के बदलने में 2 चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो जो संस्थान को चलाते हैं, एकदम टॉप पे जो लोग हैं, उनकी कितनी ओरिएंटेशन है, उनकी कितनी थॉट प्रोसेस है कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना है। नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग फैकल्टी पे कितना डेवलपमेंट का फोकस कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन पे मेरा हमेशा से ये डिस्कशन रहा है कि आप करिकुलम शायद बदल दें, बट उसको जो पढ़ाने वाला है, ऊपर से जो लोग उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, वहां पे हमारा फोकस आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज हम लोग ये केवल इंक्रीमेंटल फोकस करते रहेंगे और जो कोर चीजें हैं शायद हम लोग वहां पर हम लोग फोकस ना कर पाए। राइट। और इसलिए काफी समय ऐसा लगता है कि जो टैलेंट बाहर आ रही है कैंपस से, कहीं ना कहीं कंपनीज को उस पर काफी रीट्रेनिंग का हमें टाइम लगाना पड़ता है। राइट सर। डॉक्टर नटराजन, एक तरफ इंस्टीट्यूशंस हैं, एक तरफ सर इंडस्ट्री है। इंस्टीट्यूशन से बच्चा निकल रहा है कच्चे घड़े की तरह,
वो पका नहीं है अभी, और इसीलिए जब वो इंडस्ट्री में पहुंच रहा है तो वो फूट जाता है। कई बार उसकी एक्सपेक्टेशंस उतनी पूरी नहीं हो पाती हैं। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, कई बार बच्चे की तरफ से एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती, कई बार एम्प्लॉयर की तरफ से एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो जाती। क्या ये जो गैप है, ये जो पकाने की जो एक ब्रिज चाहिए, वो कोई ब्रिज गैप फिल कर पा रहा है, कोई ब्रिज बन पा रहा है सर इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री के बीच में? देखिए, ये जो ब्रिज करना है वो सिर्फ आपके अंदर है। मैं वही बात दोहराऊंगा जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुका है, नारायण मूर्ति जी का फेमस 70 आवर्स टेक्निक। जी। मगर बिना हार्ड वर्क, बिना मेहनत के आप ये काबिलियत नहीं पा सकेंगे कि नए नए टेक्नोलॉजी भर के जो भी आ रहे हैं उसको मास्टर करें। जैसे युवल नोआ हरारी ने भी कहा था उनके पिछले बुक में होमो डीएस में कि हर एक 15 साल में आपको एक नया करियर ढूंढना पड़ेगा। ये कभी मत सोच के चलिए कि मैंने ये पढ़ लिया, आईआईटी में कर लिया, आईआईएम में हो गया तो मेरा जिंदगी सेट है। ऐसा नहीं होने वाला है, और आपको सीखते रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और चाहे वो आप 70 हफ्ते में 70 घंटे या 50 घंटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर ये जरूर है कि आपको खुद की काबिलियत खुद बढ़ानी पड़ेगी। राइट सर, वेरी वेल टेकन सर। आई एम सो सॉरी सर टू इंटरप्ट। बस मेरे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि वो 14 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे भी काम करने को रेडी है। प्रॉब्लम ये है कि वो मेहनत करे कहाँ। अब इंस्टीट्यूशन से तो वो निकल गया है, वो कहते हैं कि साहब आपकी डिग्री खत्म, अब आप देखो। और इंडस्ट्री कहती है कि साहब आप तो वो हो ही नहीं जो हम चाहते हैं। अब वो जाए कहाँ? या तो उसके पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, या उसके पास ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हो। जाए कहाँ? क्या हम बीच का वो जो ब्रिज है उसके लिए उसकी अवेलेबिलिटी है भी या नहीं सर? ये सवाल था। ये अवेलेबिलिटी तो बहुत है, काफी कोर्सेज हैं, जैसे आपने कहा था ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, और काफी इंस्टीट्यूशंस में भी कोर्सेज चल रही हैं, एमआईटी हो या हार्वर्ड हो या आईआईटीज में हो। मगर हमने खुद स्टेट बैंक के जरिए आईआईटी बॉम्बे में एक सेंटर फॉर एनालिटिक्स और डेटा खोला है, जहाँ काफी अच्छी रिसर्च हो रही है। सो सब कुछ है, मगर आपकी जो अंदर से जो एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि मैं इसी फील्ड, इसी क्षेत्र में सबसे उत्तम बनूंगा। अगर वो नहीं है तो कोई आपको स्पून फीड करके आगे नहीं बढ़ा सकता। अब मुझे लगता है कि 2025 के लिए ये रेजोल्यूशन आप बना लीजिए अपना, जो सर कह रहे हैं कि एक इंटरनल जो जील आपको चाहिए, वो एक जो आपको ड्राइव कर सके चैलेंजेस को पार पाने में, उसको आप रेजोल्यूशन के तौर पे ले लीजिए। बहुत क्विकली जाते जाते मिश्रा जी, बहुत अच्छी रिपोर्ट। अगेन मेरा सवाल वही, जो 25 में तैयारी कर रहे हैं बच्चे जॉब मार्केट में उतरने के लिए, उनके लिए कुछ खास बात कहेंगे? तो डॉक्टर नटराजन ने बहुत अच्छी बात अभी बोली कि ये लर्निंग जो है उसको कंटिन्यूअस रखना चाहिए। वो 30 साल 40 साल पहले जो नॉर्म था कि आपने इंजीनियरिंग कर लिया या कुछ मेडिकल कॉलेज से आप ग्रेजुएट बनकर बाहर आ गए, आपका नौकरी लग गई, एक अच्छा सा जॉब मिल गया, बस आपका लाइफ सेट हो गया। वो अभी दैट थिंग इज नो मोर एप्लीकेबल। अभी राइट सर। ऐसा है कि दुनिया इतनी रफ्तार से बढ़ रही है, आगे चेंज हो रहा है कि हमें वो सीखना पड़ेगा। जैसे कि हमारा जो जितना इनकम है उसका एक पोर्शन हम रखते हैं, उसका बजट करते हैं, हर फैमिली एक बजट करता है कि इतना एंटरटेनमेंट खर्चा करेंगे, इतना सेविंग करेंगे। मुझे लगता है एक पोर्शन लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए हर फैमिली को अलग रख देना चाहिए, और मेंटली उनको ऐसा एक एक मेकअप बनाना पड़ेगा, मेंटल मेकअप, कि मुझे हर साल 6 दिन या 4 दिन। यानी कि आपने बहुत अच्छी बात कह दी सर। अगेन मैं तो कहूंगा ये नए साल की ये भी आपके लिए एक अच्छी टिप हो गई कि आप खुद पे इन्वेस्ट करें। आप जो भी कमा रहे हैं या आपने पढ़ाई के लिए जो खर्चा रखा है उसका भी एक छोटा अमाउंट आप बचा के रखें खुद पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अप स्किल होने के लिए, ताकि आप इस बदलते टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप बिल्कुल समय के साथ रह सकें। थैंक यू सो मच मिश्रा सर, वक्त निकाला आपने। रजनीश सिंह सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर नटराजन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप तीनों के साथ ही हमने आपकी खबर आपका फ़ायदा का 2024 का आखिरी एडिशन किया है सर। ये स्पेशल है और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।